Hello students, this is Sumit Narang from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. हम डिस्कस कर रहे थे 10+2 का पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स, और अब तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी और लास्ट टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स over an area in an electric field is the measure of electric field lines crossing that area। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें एक एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजर है, या उसमें कह दें कि हम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बताता है, और ये होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया। और ये एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो इसका जो एब्रीविएशन था वो फाई था, और दैट फाई इज इक्वल टू द सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट एरिया। तो ई डॉट डी ए का सरफेस इंटेग्रल। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगला टॉपिक है हमारा गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम पे कई बार हमारे पास एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन आता है। तो गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज Q एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो ये थ्योरम हमें बताती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटेग्रल किया जाए तो वो इक्वल होगा 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो एक सरफेस का ओवर एन एरिया, एनक्लोज्ड एरिया, अगर उसका सरफेस इंटेग्रल किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो इक्वल होता है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एरिया डिवाइडेड बाय ε0। सो surface integral of E dot dA is equal to Q by ε0, where dA is the surface area under consideration। तो ये dA जो है वो surface area है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं। और इंटेग्रल ऑफ E dot dA हमारे पास हमने देखा पीछे, ये क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया बता रही है। तो फाई इज इक्वल टू Q by ε0। तो इन अदर टर्म्स हम ये कह सकते हैं, गॉस थ्योरम हमें क्या बताती है? गॉस थ्योरम हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन क्लोज्ड एरिया के बारे में बताती है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड एरिया इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज Q एनक्लोज्ड बाय दैट एरिया। तो उस एरिया के अंदर कितना चार्ज पड़ा है उसको अगर ε0 टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो ये जो टर्म आएगी ये हमें बताएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है एसोसिएटेड विद दैट एरिया। तो फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटेग्रल ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू Q बाय ε0। तो अब हम इसका प्रूव कर लेते हैं। इससे पहले ये मैं बारी बारी ये बोल रहा हूँ कि कितना चार्ज वो एरिया इंक्लूड करते हैं। सपोज करो जैसे हमने इधर कंसीडर किया, एक फिगर कंसीडर कर लो, एक स्फीयर है और स्फीयर पे ये सेंटर में चार्ज पड़ा है Q। तो इस स्फीयर के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा इसके अंदर कितना चार्ज पड़ा है। अगर सपोज करो इस स्फीयर में यहाँ पर Q पड़ा है, यहाँ पे 2Q पड़ा है, इधर बाहर कहीं पे यहाँ पर इसके पास 3Q चार्ज पड़ा है, यहाँ पे 4Q पड़ा है। तो ये 3Q चार्ज और 4Q चार्ज, ये दोनों चार्ज के कारण इस सरफेस एरिया पे, इस स्फीयर पे कितना फ्लक्स इंड्यूस होगा। तो इधर कितना फ्लक्स होगा इसके एसोसिएटेड होगा इन चार्ज के कारण। तो इन चार्जेस के कारण जो बाहर पड़े हैं स्फीयर के, इनके कारण कोई भी फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं होगा बेटा इस स्फीयर से। तो हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी एनक्लोज्ड सरफेस एरिया के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी होगा और उसी चार्ज के कारण होगा जो चार्ज उस एरिया के अंदर पड़ा है। तो द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस एरिया, तो एक स्फीयर के अगर अंदर जो चार्ज पड़ा है उनके कारण इस स्फीयर के साथ फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। तो इस स्फीयर का फ्लक्स इन चार्जेस पे डिपेंड करेगा जो इसके अंदर पड़े हैं। जो बाहर चार्जेस पड़े हैं वो कोई भी फ्लक्स इस स्फीयर के साथ नहीं बनाएंगे, क्योंकि इधर से जो चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, इससे इधर से एंटर करेंगी और इधर से एग्जिट कर जाएंगी। तो नेट इधर से अगर एंटर करते हुए हमने पॉजिटिव लिया तो एग्जिट करते हुए नेगेटिव हो गया। तो अल्टीमेटली नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चार्ज के कारण इस स्फीयर से जीरो हो जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि अगर किसी भी एनक्लोज्ड एरिया के अंदर चार्ज पड़ा है वो ही उस एरिया में फ्लक्स बनाएगा। जो चार्ज उस एनक्लोज्ड एरिया के बाहर पड़ा है उसके कारण उस सरफेस एरिया में कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनेगा।
नाउ हमें गॉस थ्योरम ने कह दिया दैट फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट या सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो हम एक स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं और स्फीयर के सेंटर पे हम मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज पड़ा है और स्फीयर का रेडियस है स्मॉल आर। स्फीयर के ऊपर हम एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं डी ए। तो डी ए सरफेस एरिया, छोटा सा सरफेस एरिया कंसीडर कर लिया हमने स्फीयर के ऊपर। और इस सरफेस एरिया का वेक्टर क्या है, अगर इसको मैं एरिया वेक्टर लेता हूं तो इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगा एन यूनिट वेक्टर। तो हमें पता है सरफेस एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताती है। तो एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर डी ए। सिमिलरली इस Q प्लस क्यू चार्ज के कारण इस एरिया पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इससे पास कर रही होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी रेडियली। तो ये भी बिल्कुल बाहर की ओर E जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी भी डायरेक्शन R यूनिट वेक्टर हमें बताएगा। तो अल्टीमेटली हम यहाँ से देख सकते हैं ये R यूनिट वेक्टर और N यूनिट वेक्टर दोनों जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसको हम यहाँ पर क्या अभी देखेंगे, क्या लिखते हैं हम इस डेरिवेशन के दौरान। सो कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q is situated at the center of the sphere of radius r as shown in figure। तो हमने प्लस क्यू चार्ज कंसीडर कर लिया जो एक स्फीयर के सेंटर पे पड़ा है जिस स्फीयर का रेडियस जो है वो r है। कंसीडर द एरिया वेक्टर dA। तो इस एरिया वेक्टर dA कंसीडर कर लिया तो dA एरिया वेक्टर किससे इक्वल होगा, dA का मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर n कैप। तो dA n कैप वेयर n कैप इज द यूनिट वेक्टर ड्रॉन नॉर्मल टू द एरिया। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ये पॉइंट P है जहां पे सरफेस एरिया dA कंसीडर किया है। तो इस पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये R दूरी पे ही है, P क्योंकि सरफेस पे है स्फीयर के, तो स्फीयर के रेडियस के बराबर दूरी होगी इसकी सेंटर से। तो E आ गई Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, हमने देखा ये रेडियली आउटवर्ड होगी तो R यूनिट वेक्टर है, तो ये डायरेक्शन बता रहा है। तो R यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम O टू P। तो O से P एक वेक्टर ड्रॉ किया गया, R यूनिट वेक्टर वो डायरेक्शन हमें बता रहा है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P की वैल्यू आ गई। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इस छोटे से एरिया के साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वो हमें कैसे पता लगेगा, यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और जितना इसका सरफेस एरिया है उसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो डी फाई इज इक्वल टू E डॉट डी ए। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड है और dA जो है वो है एरिया वेक्टर। तो E डॉट dA, तो यहां पर हमें पास क्या गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R यूनिट वेक्टर बाय R स्क्वायर। सो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R यूनिट वेक्टर बाय R स्क्वायर डॉट dA इनटू n यूनिट वेक्टर। तो dA जो वेक्टर था हमारा उसकी वैल्यू थी dA मैग्नीट्यूड इनटू n यूनिट वेक्टर। तो यहां पर वेक्टर्स हैं R यूनिट वेक्टर और n यूनिट वेक्टर, बाकी सारे बाहर आ जाएंगे। तो हमारे पास E डॉट dA की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर dA ब्रैकेट में R यूनिट वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट। तो हम देखते हैं R यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और इसकी डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड, और n यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 है और इसकी भी डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड। तो दोनों में एंगल कितना है 0। तो यहां पर आ गया R का मैग्नीट्यूड 1, n का मैग्नीट्यूड 1 इनटू कॉस ऑफ 0 दैट इज अगेन 1। तो R यूनिट वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ गई 1। तो ये 1 आ गया, इधर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर इनटू dA। तो ये हमारे पास फ्लक्स आ गया इस छोटा सा एरिया का। तो इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है ड्यू टू दिस चार्ज प्लस Q, तो हमारे पास आ गया। तो अगर हम पूरे स्फीयर के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है ड्यू टू दिस चार्ज प्लस Q, हम क्या करेंगे, वी विल डू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस क्वांटिटी। तो इसका सरफेस इंटीग्रल हम कर लेंगे। तो E dA आ गया। तो इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन ओवर द क्लोज्ड एरिया ऑफ द स्फीयर वी गेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई क्या आ गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA ओवर द होल एरिया। E की वैल्यू हमने निकाल ली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, और dA हमारे पास आ गया इसका इंटीग्रल। तो हमारे पास ये टर्म्स बाहर आ जाएंगी। वेरी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है ये छोटा सा एरिया। तो छोटा सा एरिया है, छोटे छोटे एरिया करके जब इसका टोटल इंटीग्रल किया जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आ जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ dA क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई R स्क्वायर। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर, और इंटीग्रल ऑफ dA, सरफेस इंटीग्रल ऑफ dA इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो आ गया 4 पाई R स्क्वायर। तो 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो फाई इक्वल टू, तो ये इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, फाई होता है, फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई फाई इज इक्वल टू
क्यू बाय एप्सिलॉन। तो फ्लक्स ये कौन सा है, फ्लक्स टोटल स्फीयर के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है वो इक्वल किसके आ गया, Q दैट इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम ने यही बोला था कि इंटेग्रल सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द एरिया। और वो सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो होता है फ्लक्स। तो फाई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी ए और इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। हेंस गॉस थ्योरम इज प्रूव। तो इस तरह से हम गॉस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो हम कूलम्स लॉ डिड्यूस करते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को यूज करके अब हम कूलम्स लॉ को डिराइव कर देते हैं। तो अगेन हम क्या करते हैं, हम एक स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं, फिर से उसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज पड़ा है, उसके सरफेस पे एक छोटा सा सरफेस एरिया डीए कंसीडर कर लिया। इस डीए सरफेस एरिया का हमारा जो एरिया वेक्टर है वो है एन कैप। यहां पर एक पॉइंट पी है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर रेडियली आउटवर्ड है, इसकी हमने वैल्यू देख ली ई और इसकी डायरेक्शन है आर कैप। तो अल्टीमेटली हमने वही सेम चीजें जो पहले की थी वही हमने कंसीडर की हैं। कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर ओ वेयर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एंड एन एरिया वेक्टर डीए। ठीक है ना, तो एक एरिया वेक्टर कंसीडर कर लिया डीए। तो डीए एरिया वेक्टर क्या है, डीए का मैग्नीट्यूड इनटू द इट्स डायरेक्शन दैट इज एन कैप। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डीए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डीए आ गया ई डीए कॉस ऑफ थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए एरिया वेक्टर में जो एंगल है वो है थीटा। तो हम ये देखते हैं एरिया वेक्टर है एन कैप और ई की डायरेक्शन है आर कैप और ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब इन दोनों में एंगल कितना है, जीरो। तो यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो थीटा है जीरो। सो ई और डीए आर इन सेम डायरेक्शन, सो द एंगल थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो कॉस जीरो 1 आ गया, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डीए आ गया, ई बाहर आ गया तो यहाँ पे डीए आ गया। सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट और सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीए। तो ये एक स्फीयर है, तो स्फीयर का अगर सरफेस इंटीग्रल किया जाए, इस छोटे से एरिया का अगर सरफेस इंटीग्रल किया जाएगा तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इधर इसके कहां पर, इसके सरफेस पे, तो स्फीयर के सरफेस पे इस चार्ज के कारण, क्यू चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी पॉइंट पे जो सरफेस एरिया पे है, सरफेस पे है हमारे स्फीयर के, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। So this is the electric field intensity at any point P distant r from center O. And if another point charge Q naught is placed at that point P, then the force on Q naught. तो ये क्या हो गया, हमने देखा प्लस Q के कारण यहां पर सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ गई 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। और इतनी ही दूरी पर कोई चार्ज Q नॉट रख दिया जाएगा तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी, वो इक्वल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। तो जैसा कि हमने ये देखा कि हमारे पास यहां पर P पॉइंट पे हमने मान लिया कि Q नॉट चार्ज पड़ा है और उस चार्ज पे फोर्स इक्वल आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q नॉट। तो फोर्स इक्वल आ गई 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाय आर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये फोर्स हमें क्या बता रही है, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट आर डिस्टेंस अपार्ट। तो यही वैल्यू हमें कूलम्स लॉ ने बताई थी। तो कूलम्स लॉ हमने डिड्यूस कर दिया बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम। तो एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू से अगर आर दूरी पे कोई भी पॉइंट चार्ज क्यू नोट रख दिया जाता है तो ये कहां पर रखा जा सकता है, ये आर दूरी एक स्फीयर के सरफेस पे जहां पे मर्जी रख दो, उस स्फीयर का सरफेस इस सेंटर से आर दूरी पे होगा। तो हमेशा उस पॉइंट चार्ज क्यू नोट की दूरी क्यू से आर रहेगी। तो और उन दोनों में कितनी फोर्स आएगी, वो फोर्स इक्वल आएगी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नोट बाय आर स्क्वायर। सो अल्टीमेटली दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम ने हमें बताया कि एक एनक्लोज्ड एरिया के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होता है, और वो फ्लक्स होता है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स
द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दैट एरिया। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो एक यूनिफॉर्मली स्ट्रेट चार्ज्ड वायर के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इसको हम निकालेंगे बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। सो कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो हम एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर कंसीडर कर लेते हैं। ये रही हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर, और हमने माना कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो इसके ऊपर चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ की वैल्यू है लैम्डा। नाउ इस लाइन के आसपास अगर मैं एक पॉइंट कंसीडर करना चाहूँ आर दूरी पे, तो एक सिलेंडर ले सकता हूं मैं आर रेडियस का, जो इस सिलेंडर का ये सरफेस होगा, ये वाला, दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन, द एवरी पॉइंट ऑन दैट सरफेस। तो उस सरफेस पे एक सिलेंडर के ये सेंटर से पास करती हुई लाइन होगी, तो उस सिलेंडर का जो सरफेस है वो इस लाइन से आर दूरी पे होगा। तो उस सरफेस पे जो भी पॉइंट होगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू सेम होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस पे छोटा सा एरिया डी ए कंसीडर कर दिया तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी, और ये सिलेंडर का जो सरफेस होगा वो इस लाइन से, ये यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन से सरफेस की दूरी आर होगी पूरे सरफेस की, और सरफेस पे एक छोटा सा सरफेस एरिया वेक्टर डी ए कंसीडर कर लेते हैं। और एरिया वेक्टर तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्मली आउटवर्ड टू द एरिया, तो एन कैप इस एरिया की हमें डायरेक्शन बता रहा है। और यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो भी रेडियली आउटवर्ड होगी, तो ई की डायरेक्शन और एन कैप की डायरेक्शन सेम होगी। दैट मीन्स इन दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा, जीरो। सो नाउ considering a small area vector dA such that dA is equal to the magnitude of the area and the unit vector along the normal to that area. Applying Gauss theorem, तो इस एरिया पे हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ई डी ए एन कैप। तो ई और एन कैप दोनों वेक्टर हैं, तो इन दोनों का हमारे पास एंगल जो है वो जीरो होगा। तो ई डी ए कॉस ऑफ जीरो, तो कॉस जीरो 1 हो गया, तो इधर आ गया इंटीग्रल ऑफ ई डी ए। तो ई डॉट डी ए सरफेस इंटीग्रल आ गया ई डी ए, और ई बाहर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई, और डी ए तो इंटीग्रल ऑफ डी ए स्मॉल एरिया। तो स्मॉल एरिया का इंटीग्रल करना है, तो वो पूरा अगर जब हम अलोंग दिस सरफेस करेंगे तो ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो ये छोटे से को हमने, क्योंकि ये जितना हमने कंसीडर किया है सिलेंड्रिकल शेप, तो ये पूरे सिलेंडर का ये वाला सरफेस आ जाएगा। तो डी ए आ गया हमारे लिए 2 पाई आर एल, दैट इज द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो ये कर्व्ड सरफेस ये वाला, इस सिलेंडर के दो फेसेस और हैं, ये वाला फेस भी और ये वाला फेस भी है। तो क्या फ्लक्स इसके साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है, इस फेस के साथ और इस फेस के साथ? हमने देखा इस लाइन चार्ज की के कारण, इस लाइन के ऊपर जो चार्ज है ये वायर के ऊपर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, ये ऊपर की ओर होगी या इसके कारण नीचे की ओर होगी। इस जब एरिया को कंसीडर किया जाएगा, बेशक ये एरिया ले लो आप, बेशक ये, तो इन दोनों का एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा रेडियल, ये आउटवर्ड, सॉरी, तो ये रेडियली तो उधर हो गया, तो ये आउटवर्ड इस तरफ होगा ये, और इसका होगा एरिया वेक्टर इस लाइन, अलोंग दिस लाइन। तो इधर से इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर इधर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऊपर की ओर या नीचे की ओर, यहाँ पर भी ऊपर की ओर या नीचे की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 90, इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर या नीचे, एरिया वेक्टर इधर बाहर की ओर, तो दोनों में एंगल 90। तो जब आप फ्लक्स निकालेंगे तो ई डॉट डी ए करेंगे, ई डी ए कॉस थीटा विच इज 90। तो इन सरफेसेस कारण, वेदर दिस सरफेस और दिस सरफेस, इन दोनों सरफेसेस पे फ्लक्स कितना होगा, जीरो, क्योंकि cos 90 जीरो आ जाएगा। तो ड्यू टू दिस लाइन चार्ज, ना ही इस सरफेस के साथ कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, ना ही इस पे, सिर्फ ये सिलेंडर का जो कर्व्ड एरिया होगा उसके साथ ही फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। और वो वैल्यू ई डी ए की हमने निकाली, ई डी ए की इंटीग्रल की वैल्यू आ गई हमारे पास ई इंटू 2 पाई आर एल। नाउ गॉस थ्योरम कहती थी इंटीग्रल ऑफ ई डी ए जो है वो है टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दिस सिलेंडर, तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, इधर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो लैम्डा होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इतनी लेंथ में कितना चार्ज होगा वो होगा लैम्डा इंटू एल।
तो Q की वैल्यू आ जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू द लेंथ। सो Q आ गया लैम्डा इनटू L। सो नाउ इक्वेशन 2, तो ये जो इक्वेशन हमने निकाली थी E इंटू टू पाई आर एल क्यू हुआ एप्सिलॉन, तो Q की वैल्यू आ गई लैम्डा L। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई E इंटू टू पाई आर एल इंटू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन। तो E 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से E इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के कारण R दूरी पे। तो अगर ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर हो जिसके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उससे R दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे इक्वल होगी, तो ये R पे डिपेंड करेगी। तो R के कारण हम एक सिलेंड्रिकल शेप बना सकते हैं इस लाइन चार्ज के आसपास, और इस सिलेंडर का जो ये कर्व सरफेस होगा इस पे सारे पॉइंट R दूरी पे होंगे, तो सभी पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ R। तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R। तो जैसे जैसे आप ये R मतलब ये R, तो ये R दूरी लाइन चार्ज से दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। सो हमने पहली एप्लीकेशन कर ली गॉस थ्योरम की। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले हमने गॉस थ्योरम का टॉपिक डिस्कस किया, जिसमें गॉस थ्योरम ने हमें ये बताया कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो ये सरफेस इंटीग्रल जो होता है ये फ्लक्स के इक्वल भी होता है। इसका मतलब फ्लक्स एसोसिएटेड विद एन एनक्लोज्ड surface is equal to the total charge enclosed by the surface divided by epsilon naught which is absolute electrical permittivity। उसके बाद हमने उसका प्रूफ किया। तो हमने एक स्फेरिकल शेप कंसीडर की, उसके सेंटर पे हमने एक चार्ज रखा, उसके कारण हमने एक छोटा सा एरिया वेक्टर लिया सरफेस पे, उधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली, और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए एरिया वेक्टर का इंटीग्रल किया। तो सरफेस इंटीग्रल किया उस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, और उससे हमने ये देखा कि हमारा जो फ्लक्स की वैल्यू आई वो टोटल चार्ज Q विच इज प्लेस एज द सेंटर ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आ गई। तो दैट इज व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम टेल्स अस। तो यही गॉस थ्योरम हमें बताती थी कि दैट द फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द एरिया बाय एप्सिलॉन नॉट, या फाई जो था हमने क्या देखा कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA है। तो यही स्टेटमेंट हमें गॉस थ्योरम बताती है। उसके बाद हमने कूलम्स लॉ डिड्यूस किया बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो कूलम्स लॉ ने हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस बताई। तो हमने फिर से एक स्फीयर कंसीडर करके एक पॉइंट चार्ज Q उसके सेंटर पे रखा, एक छोटा सा हमने सरफेस लिया, वहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, और उसके कारण हमारे पास कितनी ओवरऑल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है एट अ डिस्टेंस R हमने निकाल ली। और अगर R दूरी पे कहीं पे भी, मतलब हमने एक पॉइंट लिया, तो ये जो पॉइंट P है ये कहीं पे भी सरफेस पे हो सकता है, क्योंकि सारे सरफेस जो है वो सेंटर से R दूरी पे ही है। तो जो कोई भी पॉइंट जो R दूरी पे है वहाँ पे अगर Q नॉट चार्ज रखा गया, तो वहाँ पे उस चार्ज को कितनी फोर्स एक्सपीरियंस होगी, जितनी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज। वहाँ से हमने फोर्स की वैल्यू निकाली, एंड विच कम्स आउट टू बी द सेम वैल्यू एज इज गिवन बाय द कूलम्स लॉ। तो हमने डिड्यूस कर लिया। फिर हमने गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन की, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू निकाली ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो हमने ये देखा कि एक चार्ज वायर के अराउंड एक सिलेंड्रिकल शेप बनाई जा सकती है, जिस सिलेंडर का सरफेस R दूरी पे होता है। सरफेस के सारे पॉइंट्स जो है वो R दूरी पे हैं, तो अल्टीमेटली उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस सरफेस के कर्व सरफेसेस पे सेम होगी, क्योंकि सारा सरफेस ही R दूरी पे है। और ये जो दो राउंड सरफेसेस हैं ऑपोजिट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद these surfaces due to this wire will be 0, क्योंकि इनका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 90 हो जाती है। तो अल्टीमेटली यहाँ से हमने E की वैल्यू निकाली, और E की वैल्यू आ गई लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जहाँ पे लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी और R दूरी है उस पॉइंट की जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज थिन। होपफुली अब ये टॉपिक्स आपको क्लियर हैं। आने वाले चैप्टर में हम और एप्लीकेशन करेंगे गॉस थ्योरम्स की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस lecture. Do like and share my video and also subscribe to our channel. Thank you very much.